Hello students, I am Pawan Sharma, maths teacher. Subscribe this channel. डेफिनेशन, सबसे पहले डेफिनेशन देखिए। सेट की डेफिनेशन क्या होती है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। ऑब्जेक्ट का क्या होता है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। कि हमें इस टाइप का एक कलेक्शन चाहिए जो अपने आप में डिफाइन हो, और उसको हम एक सेट के रूम में, यानी करली ब्रैकेट के रूम, यहाँ करली ब्रैकेट के अंदर उसको क्लोज कर दें, एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें, तो वो क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, द सेट ऑफ स्कूल इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर जितने भी स्कूल है उनका एक सेट बनाया जा सकता है। सेट ऑफ फैक्टर ऑफ 18 के सेट का फैक्टर बनाया जा सकता है। सेट ऑफ ऑल लाइन थ्रू ए पॉइंट। तो इस टाइप से क्या है कि एक पॉइंट के अंदर से कितनी टाइप की बहुत सारी लाइनें जा सकती हैं, तो इन्फिनिटी सेट हो जाएगा कि बहुत सारी जा सकती है। इसको क्या कहते हैं? ये हो जाएगा हमारा सेट। बट अगर मैं एग्जांपल दूं, माय फेवरेट प्लेयर या फेवरेट प्लेयर, मोस्ट 10 फेवरेट प्लेयर, मोस्ट 10 टैलेंटेड प्लेयर, तो यहाँ इनका सेट नहीं बन सकता, क्योंकि ये कोई डेफिनेशन नहीं है टैलेंटेड के लिए। क्योंकि अलग अलग टाइम में टैलेंट हो सकता है, अलग अलग, क्योंकि कोई डांस में टैलेंट दिखा सकता है, कोई एक्टिंग में दिखा सकता है, कोई सिंगिंग में दिखा सकता है, तो इसका वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हो सकती। ऐसे ही मान लो मैं कह दूं कि फेवरेट प्लेयर, तो हर कंडीशन के बाद चेंजेस होती रहती है। आज सचिन तेंदुलकर है, कल कोहली है, कोई और बन जाएगा, नेक्स्ट प्लेयर आएगा, फिर फेवरेट कोई और हो जाएगा। तो इस टाइप से क्या है कि वो कंडीशन चेंज होती रहती है। तो ये भी क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो इसको भी हम एक सेट के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फिर है एलिमेंट्स या मेंबर ऑफ ए सेट। दी ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो क्या होंगे? एलिमेंट्स होंगे। जैसे ये 2, 3, 6, 9, 18 ये एलिमेंट्स है। अब सेट के अंदर स्कूल ऑफ दिल्ली, दिल्ली के अंदर जो स्कूल है उनके नाम आएंगे। जैसे अपने रानिया के अंदर स्कूल है, मान लो अपने स्कूल का नाम GNI, यहाँ आता है GNI आ गया। फिर क्या आ गया? गुरुकुल आ गया, फिर जीनियस आ गया। इस टाइप से जो एलिमेंट्स बन गए, इनके स्कूल के नाम बन गए, वो क्या होंगे? सेट के एलिमेंट्स होंगे। फिर आएगा नोटेशन, कि सेट की नोटेशन किस टाइप की होती है। सेट की नोटेशन क्या होती है कि सेट एक तो करली ब्रैकेट में लिखा जाता है, दूसरे उसके अंदर एलिमेंट होते हैं, उनको क्या है? कोमा के द्वारा सेपरेट कर दिया जाता है। देखो इसमें इसमें इनको सेपरेट कर दिया, इस कोमे के द्वारा इनको सेपरेट कर दिया जाता है कोमे का द्वारा। दूसरा, इक्वल में ए इक्वल, तो ये ए सेट है। बी इक्वल लिख दिया तो ये बी सेट है। तो यहाँ पे क्या है कि हम वेरिएबल का यूज भी करते हैं, यहाँ पे भी वेरिएबल का यूज करते हैं। तो ये नोटेशन आ गई। अब सम स्टैंडर्ड एंड नोटेशन ऑफ सिंबल्स, अलग अलग टाइप के क्या इस टाइप का जो यूज करते हैं सच दैट के लिए। फॉर सच दैट, ये सिंबल सच दैट के लिए, ये बिलोंग्स टू। मान लो मैंने लिखा कि जैसे कोई सेट ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे ए, इसके अंदर मैंने लिखा कि 2 और 3, तो मैं लिख सकता हूँ 2 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या है कि 2 ए के अंदर है, 2 जो एलिमेंट है वो सेट ए का है, इसका मतलब ये है। तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। अगर मैं यहाँ ऐसे लगा दूं, जैसे ए के अंदर अब सेट क्या था? 2 और 3 था। ए के अंदर ये है 2 और 3, मैं लिखता हूँ 4, 4 है नहीं, तो 4 नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या है कि 4 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। देयर एग्जिस्ट के लिए, देयर एग्जिस्ट के लिए या स्टैंड फॉर के लिए यूज होता है, ये उल्टा ही। डॉट डॉट लगा दिए हम, 3 डॉट, ऐसे डॉट लगाते हैं, 3 डॉट लगाते हैं मैनली। कि जैसे मैंने लिखा काउंटिंग लिखनी है 1 2 3, फिर मैंने लिख दिया डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब होता है एज वेल एज, यानी एज सोन एज, ऐसे एज सोन एज बोल सकते हैं, एज वेल एज, यानी ऐसे कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू इनफाइनाइट, तो इसके लिए हो जाता है। ये बताइए इक्वल्स के लिए होता है और ये नॉट इक्वल्स के लिए होता है। फिर आता है एन, एन आता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। डब्ल्यू आता है सेट ऑफ होल नंबर। जेड आता है सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स के लिए आता है, सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए। आर आता है वो सेट ऑफ रियल नंबर के लिए। क्यू यहाँ लिख लेते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर सेट के लिए लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इस टाइप से ये तो सेट के लिए हम नोटेशन यूज करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट।
इसके पहले क्या है, इसकी टाइप्स भी हैं। सेट की अब सी सेट है, बताया था ना, सी सेट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ले सकते हैं। उसमें क्या होता है, एक रियल पार्ट होता है, दूसरा इमेजिनरी, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेजिनरी पार्ट। रियल, ये रियल पार्ट आई लगा दिया, इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब जिटिव, ठीक है। इफ एंड इफ ओनली के लिए यूज हो गया, ये दिस इम्प्लाइज के लिए यूज हो गया सिंबल, ये स्टैंड फॉर हो गया और ये स्टैंड फॉर ऑल के लिए हो गया। ये स्टैंड फॉर के लिए यूज करते हैं और जहाँ ऐसे लगा दिया वो स्टैंड फॉर ऑल के लिए। ये एंड के लिए यूज हो जाता है, स्टैंड फॉर एंड के लिए। तो ये ज़्यादा इतना यूज नहीं होगा यहाँ पे। अब आती है इसकी टाइप की, फाइनाइट सेट। सबसे पहले आते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब क्या है कि कोई सेट लिखा है, उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो फाइनाइट है, हमें पता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। मान लो मैं लिखता हूँ कि हमें क्या लेना है, नेचुरल नंबर लेना है 1 to 10, तो 1 to 10 मैंने लिख दिया, 1 to 10। तो मुझे पता है कि 1 से स्टार्ट होना है और कहाँ तक जाना, 10 तक जाना। तो वो क्या हो गया, 1 to 10। 1 to 10 यहाँ पे फाइनाइट हो गया कि 1 to 10 है, कि 1 से स्टार्ट हुए और 10 पे जाके खत्म हो गए। तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। यानी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या हो, फाइनाइट हो, हमें पता हो, निश्चित हो। इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि जिसमें नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता नहीं है। इसने बोला सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है और उसके बाद बहुत सारे नंबर होते हैं, जितनी भी काउंटिंग है, काउंटिंग नंबर है। तो हम डॉट डॉट लगा के इसको छोड़ दिया, तो हमें पता है कि स्टार्टिंग तो 1 से हुआ बट एंड पता नहीं है हमें कहाँ जा रहा है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, तो वो क्या कहलाता है, इनफाइनाइट सेट। फिर आता है, ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब क्या होता है, जिसमें ओनली वन एलिमेंट हो, जैसे 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 0 लिख दिया, कुछ भी। तो एक सेट के अंदर ओनली वन एलिमेंट दिया हुआ है, तो वो क्या होता है, सिंगलटन सेट। फिर आता है एम्प्टी, एम्प्टी सेट या नल सेट। एम्प्टी सेट या नल सेट होता है, वो क्या होता है कि जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, बिल्कुल एम्प्टी होना चाहिए। ये जो सेट दिया हुआ है ऐसे लिखा हुआ है, ब्लैंक है बिल्कुल, बीच में जीरो भी नहीं लिखना होना चाहिए। ये क्या एम्प्टी है। अगर मान लो मैंने इसमें जीरो भी लिख दिया तो इसका एलिमेंट जीरो, जीरो इसके अंदर एलिमेंट है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट को ऐसे खाली सेट ब्रैकेट होगा, या फिर हम इसको 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 5 का मतलब खाली है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है उसके अंदर, वो क्या कहता है, एम्प्टी सेट कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा, ये सेट के लिए एग्जांपल दिया होगा, इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या है कि दो सेट दिए हुए ए एंड बी, वो इक्वल कब कहलाएंगे, जब उनके एलिमेंट्स, दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे होंगे, सेम टू सेम होंगे। जैसे ये देखो 379 दिखा है, ये मान लो ए सेट है और ये सेट क्या है, बी। तो आप देखोगे 379 इसमें भी है और 379 इसमें भी है, तो सेम एज इट इज है। ए सेट के एलिमेंट बी के अंदर हैं, यानी ए सेट के एलिमेंट क्या हो, एज इट इज बी के अंदर हो, वो क्या कहलाता है, इक्वल सेट कहलाता है। अब जैसे ये है, तो 1 यहाँ दिया हुआ है, देखो 4 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो ये भी क्या इक्वल सेट है। 1 4 ए सेट के जितने भी एलिमेंट है इसके अंदर है, इसके अलावा बी में और भी हो सकते हैं। अब 1 1 दो बार लिख दिया तो कोई कोई दिक्कत नहीं है, 4 रिपीट हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें ये देखना था कि इसका मतलब क्या है, ए इक्वल बी का मतलब क्या है, ए सेट इक्वल बी सेट है। कब, क्योंकि एक एलिमेंट इसके अंदर दिए हुए हैं, तो ये इक्वल सेट कहलाता है। ये फाइनाइट सेट गार्डन का आ गया। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में अंतर है, इतना ही है कि इक्वल सेट में तो हमें देखना था कि ए के एलिमेंट बी में है, और इक्विवेलेंट सेट में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे ए सेट है, फॉर एग्जांपल ए सेट के अंदर मैंने लिख दिया 1 और 3 है, और बी सेट के अंदर मैंने लिख दिया 5 और 7 है। तो अब हमें ये देखो कि इसमें एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो ए इक्वल बी नहीं होगा, बट इक्विवेलेंट है। क्यों,
क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 2 है और इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हैं इन दोनों के, इसमें भी 2 एलिमेंट्स है और इसमें भी 2 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो तो वो क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट सेट कहलाता है। तो ये थोड़ी सी टाइप थी। अब हम क्वेश्चन करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, कौन से तो सेट है, जस्टिफाई कीजिए अपने आंसर की कि कौन सा सेट है और क्यों है। द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम इंटीजर, ऑल प्राइम इंटीजर्स का हम कलेक्शन कर सकते हैं, सेट बना सकते हैं। कि इंटीजर प्राइम इंटीजर्स बोला है, प्राइम इंटीजर। तो सबसे पहले तो प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए कि वो नंबर होते हैं जो क्या हो, ओनली डिवाइड बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो आप इंटीजर के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आएंगे। अब आप इसमें क्या ले सकते हो, देखो इंटीजर नंबर प्राइम नंबर -2 भी होगा और 2 भी होगा, फिर -3 भी होगा तो 3 भी होगा, 5 भी होगा और -5 भी होगा, इस टाइप से आएगा। तो क्या होगा कि नेगेटिव की तरफ भी जाएगा, -2 -3 डॉट 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 ऐसे लगेगा, और इधर से 2 3 डॉट डॉट ऐसे चलेगा। तो इसमें क्या है कि हम कलेक्शन कर सकते हैं, हमें पता है कि कौन से प्राइम नंबर होंगे, तो कलेक्शन है, क्योंकि इंटीजर की एक वेल डेफिनेशन है और प्राइम नंबर की भी एक डेफिनेशन है। वही होता है हर कंडीशन में, वही है, आज भी वही है और आज से पहले भी प्राइम नंबर वही था, और आज के जब नेक्स्ट ईयर आएगा या उसके 2 साल 10 साल बाद भी प्राइम नंबर यही रहने वाले। तो प्राइम नंबर की कोई डेफिनेशन चेंज होने वाली नहीं है, फिक्स है डेफिनेशन। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब इसको हम इनफाइनाइट बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि बहुत सारे नंबर होंगे यहाँ पे, तो इनफाइनाइट है, 2 2 लग गया, इधर भी लग गया, तो ये इनफाइनाइट सेट होगा। टाइप क्या होगी इसकी, इनफाइनाइट। और इसका रीजन क्या दे सकते हैं जस्टिफाई के लिए, लिख सकते हो कि बिकॉज इट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। सेकेंड, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया, ये नहीं ले सकते हैं, इसको सेट नहीं बना सकते, क्योंकि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। गुड गुड हॉकी प्लेयर, अब बहुत सारे हॉकी प्लेयर हुए हैं, आज अच्छे हैं, कल दूसरे अच्छे हो जाएंगे। मेरे व्यू ऑफ अकॉर्डिंग के कोई प्लेयर दूसरा अच्छा है, आपके व्यू के अकॉर्डिंग कोई और अच्छा है, उसमें अच्छाई अलग अलग हो सकती है, कि कोई स्ट्राइकर अच्छा है, कोई डिफेंस में अच्छा है, कोई गोलकीपर अच्छा है, गोल रोकने के लिए हॉकी में अच्छा है, और कोई पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग अच्छा लग सकता है। तो वो क्या है कि अलग अलग है, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हो सकती, तो इसका सेट नहीं बनेगा। थर्ड, दी कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन, तो रिच पर्सन की भी कलेक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि रिच किसी भी टाइप से हो सकता है, हेल्दी से हो सकता है, अपने बिहेव से रिच हो सकता है, मनी से रिच हो सकता है, आज है कल नहीं है, चेंज हो सकता है। अब रिच के अंदर भी अलग अलग कैटेगरी हो जाएगी, कि मान लो किसी के पास 10 करोड़ है, वो अपने आप को रिच मानता है, किसी के पास 10 लाख है वो भी रिच मानता है, तो वो उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग रिच है, वो दूसरी सोसाइटी के अकॉर्डिंग रिच है, तो इसकी भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो ये भी एक सेट नहीं बन सकता। फोर्थ आएगा द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, हाँ इसकी सेट बन सकती है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद द्वारा नॉवेल्स रिटन है, कौन कौन से नॉवेल्स लिखे गए हैं उनका एक सेट बन सकता है। उन्होंने लिखे हैं नॉवेल्स, उनका एक सेट है, उनकी एक काउंटिंग भी है कि हाँ उन्होंने 10 नॉवेल्स लिखे, 50 नॉवेल्स लिखे, तो उनका एक कलेक्शन है नॉवेल्स के लिए, तो इसका एक सेट बन सकता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गई है। दी कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1000, हाँ इसका भी सेट बन सकता है, क्योंकि नेचुरल नंबर का क्या है कि वेल डिफाइंड डेफिनेशन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और लेस देन 1000 बोला, लेस देन 1000 का मतलब क्या होगा कि आप पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2, और लेस देन 1000 तो 999 आ जाएगा, तो ये आ गया 1 2, तो 1 2 999, 999 तक पैदा हो जाएगा। तो ये फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि हमें पता है 1 से स्टार्ट, नेचुरल नंबर पता है 1 से स्टार्ट होता है, लास्ट एंडिंग हमने बता दी कि 1000 से लेस, 1000 से लेस क्या होगा 999। तो इस प्रकार से इसका हम एक सेट बना सकते हैं। कलेक्शन ऑफ ओड इंटीजर, इसका भी बना सकते हैं सेट, कि ओड इंटीजर्स बोला तो इंटीजर्स में नेगेटिव भी आ जाएंगे और पॉजिटिव भी आ जाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं -1 डॉट डॉट लगा दिया, इधर इधर 0 लिख दिया और 1 लिख दिया, पॉजिटिव का इधर भी हमने डॉट डॉट लगा दिया, तो डॉट डॉट। तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, कि हमें पता है कि ओड इंटीजर्स ये होंगे। दूसरा ये इनफाइनाइट नंबर है, कि बहुत सारे होंगे इसमें, तो इनफाइनाइट नंबर है,
कि इधर भी डॉट लगा दिया, इधर भी जितने भी काउंटिंग है माइनस वाले उधर जाएंगी और इधर पॉजिटिव वाले जितनी भी काउंटिंग है उधर जाएगी। तो इस प्रकार से ये कौन सी टाइप हो जाएगी, इनफाइनाइट सेट की टाइप हो जाएगी और फाइनाइट सेट इसमें सॉरी सेट बन सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट दी फॉलोइंग सेट इन ए सेट बिल्डर फॉर्म। टू टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है सेट को, एक तो होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर। सेट बिल्डर, अब रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, देखो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि एलिमेंट्स को ब्रैकेट के अंदर, जैसे ये है ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज किया जाता है और कोमा के द्वारा उनको सेपरेट किया जाता है और उनको एक टाइप से डिफाइन कर दिया पूरा। एक्चुअली में डेफिनेशन टाइप में नहीं होगा, ओपनली होगा। जैसे 2 4 6 8 है, इस टाइप से हमने लिखा है। इसमें क्या कि एलिमेंट्स को अलग अलग रिप्रेजेंट कर दिया, कोमा के द्वारा सेपरेट कर दिया और एक ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज कर दिया। अब आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है कि उसमें वेरिएबल्स का यूज होता है और क्लोन बोलते हैं इसको, फर्स्ट डेट, इस टाइप से क्लोन, ये फर्स्ट डेट का यूज हो गया, या ऐसे लिख सकते हैं ये वाला इस टाइप से। इसका मतलब यही होता है एक्स फर्स्ट डेट। तो यहाँ वेरिएबल्स का यूज हो गया। दूसरा डेफिनेशन टाइम में लिखा जाता है, डेफिनेशन टाइम में लिखा जाएगा उसको कि जैसे ये लिखा हुआ एक्स इक्वल टू एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये एक डेफिनेशन टाइम में होगा। यानी यहाँ एक प्रॉपर्टीज का यूज होगा, इस टाइप से प्रॉपर्टी रूप में लिखा जाएगा। उसको ओपन कर दिया, पूरा ओपनली खोल दिया, डायरेक्ट पता लग गया कि हाँ ये 2 4 6 8 है। और यहाँ क्या हुआ, एक डेफिनेशन में लिख दिया, आपको इससे ओपन करना पड़ेगा इसको, एक जैसे क्वेश्चन टाइम में लिख दिया इसको, और क्वेश्चन का जो आंसर है वो इस टाइप से हो गया। मतलब आपने क्या किया, उसको पूरा ब्रीफ में लिख दिया, ये ब्रीफ में पूरा रिप्रेजेंट करके लिख दिया कि हाँ ये ओपन इस टाइप से आया, इस टाइप से आया, इस टाइप से। वो क्या हो जाता है रोस्टर फॉर्म। और ओनली एक सेंटेंस के अंदर लिख दिया, प्रॉपर्टीज के रूप में लिख दिया, वो क्या होता है सेट बिल्डर। तो ये यहाँ पे रोस्टर फॉर्म दी हुई है, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है। तो सबसे पहले आपको लिखा है 2 4 6 8, ऐसे लिखा, देखो 2 4 6 और 8 और फिर दो डॉट लगा दिया। आप देखिए ये क्या बन रहा है, 2 4 6 8 सीरीज होती है, एपी सीरीज बन रहा है। 10th में आपने किया था, ये क्या बन रहा है एपी सीरीज है, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस देखो आप 2 2 का डिफरेंस है। तो एपी सीरीज बन गई, यानी आपकी जो फर्स्ट सम है वो क्या है 2 है, और डी जो कॉमन डिफरेंस है वो भी क्या है 2 है। तो आप इसकी nth सम निकालिए, nth सम क्या होगी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन क्योंकि पता नहीं है हमें नंबर ऑफ टर्म, और डी कितना है 2। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे nth टर्म क्या आ जाएगी, ए कितना था 2 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना था 2। इसको ओपन कीजिए, ये एन के इक्वल होगा। तो क्या आएगा 2 प्लस 2n माइनस 2, इसको 2 से 2 कट किया, क्या आया nth टर्म क्या आ गई 2n। तो 2n आ गई। अब nth टर्म 2n आई है, तो यहाँ आप n के अंदर नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर पुट करोगे आप, जैसे 1 पुट करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो 4 आ जाएगा, 3 पुट करोगे तो 6 आएगा, 4 पुट करोगे तो 8 आएगा, 5 पुट करोगे तो 10 आएगा। ऐसे चलती रहेगी, एक सीरीज बनती रहेगी। तो हमें यही निकालना था कि इसकी हमने एक इस टाइप से डेफिनेशन बनानी है, यानी nth टर्म निकालनी है। तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ दो वेरिएबल्स का यूज कर लेंगे कि इस टाइप से कि सेट लिया हमने ए सेट लेना है, इसको एक्स इज, एक वेरिएबल का यूज कर लेंगे एक्स इज प्लस दैट, हमेशा ऐसे लिखना है। जो भी सेट बिल्डर फॉर्म लिखो उसको इस टाइप से लिखना है कि एक्स इज सच दैट एक्स इक्वल क्या है कि आपने क्या निकाला था nth टर्म उसकी 2n निकाल लिया। अब आपने देखना है कि n को क्या नेचुरल नंबर लेना है कि होल नंबर लेना है, क्योंकि आप देखो कि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा, और फर्स्ट जो है वो जीरो भी नहीं, क्योंकि n को जीरो पुट करने से जीरो आता है और जीरो इसमें इंक्लूड नहीं है, तो हम जीरो नहीं ले सकते। मतलब क्या है कि होल नंबर नहीं ले सकते। n क्या लोगे नेचुरल नंबर, तो आप लिखोगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब मैंने ये क्यों लिखा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसकी फाइनेट नहीं है, ये फाइनेट नहीं है क्योंकि इनफाइनेट है। डॉट डॉट लिख दिया ना इनफाइनेट, तो नेचुरल नंबर भी इनफाइनेट है, जो जितने भी वैल्यूज पुट करोगे उतनी वैल्यूज इसमें आती रहेगी। तो ये सेट ऐसे बनेगा सेट बिल्डर फॉर्म। एक बार सेट बिल्डर बताना क्या होता सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है बेटा कि इस टाइप से वेरिएबल्स का यूज होता है, वहां पे क्लोन का यूज होता है, यानी ये जो सिंबल मैंने डॉट लगाया ना इस टाइप से, इसको क्लोन बोल सकते हैं, सब्जेक्ट के लिए सिंबल यूज होता है, या मैं इसको
ऐसे भी लिख सकता हूँ एज इज सच दैट, इस टाइप से इसका यूज होता है। और एक प्रॉपर्टी के रूप में लिख दिया, एक डेफिनेशन के रूप में, जैसे ये लिखा हुआ x इक्वल टू 1, यानी एक डेफिनेशन टाइप में लिख दिया। इसको आप क्लोज करोगे, ओपन करोगे तो वो इस टाइप से बनेगा। ओपन करके उस रोस्टर के ओपन किया हुआ है ना, इसको ओपन कर दिया, क्लियरिटी आ रही है आपके पास कि हाँ 2 4 6 8 क्या है, इवन नंबर्स हैं। ठीक है, आपको सीधा देखने से मतलब क्या है कि एक क्वेश्चन टाइम में आपको, ये तो आपने क्वेश्चन टाइम में लिख दिया, वो तो हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। आप उसका आंसर लिख दो, उसको पूरा ब्रीफ में लिख देते हो कि हाँ ये ऐसे हुआ था, ये न्यूमेरिकल ऐसे हुआ, इसने ये फॉर्मूला यूज किया, ऐसे ऐसे बन गए, ये लास्ट में ये ओपन हो गया कि हाँ ये पता लग रहा है इसको देखने से कि नेचुरल नंबर है, इवन नंबर है, ओड नंबर है, क्या ओपनली है पूरा। वो क्या होता है, रोस्टर फॉर्म होता है। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि वेरिएबल जो एलिमेंट्स होते हैं उनको डायरेक्ट लिख दिया, कॉमा के द्वारा सेपरेट कर दिया और ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया, बंद कर दिया, वो क्या है आपका रोस्टर फॉर्म है। और इसको एक प्रॉपर्टीज के रूप में, डेफिनेशन के रूप में लिख दिया, वो क्या कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, जैसे उन्होंने अब यहाँ पे कहा था कि सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखो। हाँ हाँ हाँ। तो अब जो ये दिया हुआ था ना, ये हाँ हाँ रोस्टर भी कह सकते हैं। मान लो अभी जैसे मैंने ये आंसर निकाला, ये निकाला ना आंसर एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन, एन बिलोंग्स टू एन। तो अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना, तो इसने बोला है कि एन बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। तो आप यहाँ एन को 1 पुट करोगे तो 2 इंटू 1 क्या आएगा, 2। फिर 2 पुट करोगे तो 4, 3 पुट करोगे तो 6, 4 पुट करोगे तो 8। आप 6 तक लिख सकते थे और डॉट लगा सकते। अब एन बोला है इसे नेचुरल नंबर बोला है, तो नेचुरल नंबर तो क्या है कि इसने लास्ट नहीं बोला, वैल्यू नहीं दी हुई। ये बोल देता ना कि एन कहाँ तक जाएगा, 6 तक जाएगा, तो आप 3 पुट करते। बट इसने ये बोला है कि दो नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर बहुत सारे, इसलिए इसने डॉट डॉट लगा दिया कि आगे जितने भी नेचुरल नंबर वैल्यू पुट करोगे वो ऐसे ऐसे से बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब जैसे सेकंड देखो, आप सेकंड देखो फिर समझ आएगा। 6 10 14 और 18, अब ऐसे लिखा हुआ है 6 10 14 और 18। अब आप देखो कि ये इसके बीच में 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, एपी सीरीज बन रही है। आप तो ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, डी आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 4 हो गया। अब आप इसकी nth टर्म निकालिए। ठीक है, वैसे तो आप कह दोगे जी इसकी लास्ट टर्म दी हुई है, बट हमें एक डेफिनेशन टाइप में चाहिए ना, डेफिनेशन टाइप में चाहिए तो हमें हमेशा एनथ निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसको डेफिनेशन बनानी है। ठीक है, तो ए एन निकाल लो। ए एन मतलब आपको एन पता नहीं है, सीधी सी बात है, एन पता नहीं है आपको, तो आप क्या कहोगे, ए कितना है, यहाँ पे 6 है, प्लस एन माइनस 1, और डी कितना है 4। तो क्या हो जाएगा, ये 6 प्लस का 4n माइनस का 4। तो आप क्या लिखोगे कि 4n प्लस 2 हो गया, 4n प्लस क्या हो गया 2, यानी जो nth टर्म है इसकी क्या आ गया आपकी 4n प्लस 2। अब देखो, अब आपने इसको रेस्ट फॉर्म में कैसे, सॉरी उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना, एक्स इज सच दैट एक्स इक्वल 4n प्लस 2। अब आपको यहाँ नेचुरल नंबर लेना है, किस टाइप से लेना है, देखो आप इसको 1 पुट करके देखो, 1 पुट करोगे तो क्या आएगा 6, फर्स्ट हमें 6 चाहिए ना। अगर मैं n को 0 पुट करता हूँ तो 2 आता है, लेकिन 2 तो यहाँ था नहीं। ठीक है, 2 है नहीं, तो मुझे पहला नंबर क्या चाहिए, फर्स्ट n चाहिए, n कितना 1 चाहिए, 1 पुट करने से ही फर्स्ट टर्म आती है 6। तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर है। दूसरा कहाँ तक देखो, 2 पुट करोगे तो कितना होगा 8 प्लस 3 पुट करोगे 14, 4 पुट करोगे तो 16 18, 4 पुट करने से 18 आता है, लास्ट हमें 18 तक चाहिए था। तो आप लिखोगे कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज क्या लिखोगे, लेस देन इक्वल टू, कहाँ तक जाएगा, आप 4 पुट करोगे वहां तक जाएगा, इसलिए लेस देन इक्वल टू, यानी कि लास्ट हमें यहाँ टर्म पता थी और यहाँ लास्ट टर्म पता नहीं थी। यहाँ लास्ट टर्म पता है कि हमें लास्ट में 18 निकालना है, तो 18 कैसे आएगा, जब मैं n को 4 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा 16 प्लस 2 18। तो लेस देन इक्वल इसलिए बोला है कि 4 के इक्वल और उससे लेस देन, यानी लेस देन कहाँ तक जाएगा, नेचुरल नंबर 1 2 3 और 4 तक जाएगा, बस उससे लेस 0 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर बोला है उसलिए मैंने ऊपर। तो ये इसकी डेफिनेशन बनेगी, ये डेफिनेशन बन गई, ये इसका क्या बनेगा, सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस टाइप से आपको इन सभी क्वेश्चन को बस ऐसे ही करना। आप जैसे मान लो ये क्वेश्चन है 0 3 6 9 और 12, तो आप देखो कि यहाँ फर्स्ट टर्म 0 है, फिर 3 6 9 ऐसे है, तो इसकी nth टर्म निकाल लो आप, क्या आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना आपका यहाँ पे देखो 3 है, तो क्या आएगा 3n माइनस 3 आ जाएगा, nth टर्म क्या है 3n माइनस 3। अब इसको हमने क्या निकलना है,
इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में, तो x इज सच दैट x इक्वल 3n माइनस 3। अब देखिए आप कि मुझे पहला 0 चाहिए। अब मैं इसको 0 पुट करता हूँ तो नेगेटिव आती है, नेगेटिव वैल्यू मैं ले नहीं सकता, तो 1 पुट करना है। 1 का मतलब नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो गया, तो n क्या होगा, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब दूसरा, मुझे कहाँ तक जाना है, डॉट डॉट लिखा हुआ है, डॉट डॉट का लिखा हुआ है मतलब फाइनाइट नहीं है, तो n इज नेचुरल नंबर, इसकी मैं बाउंड्री निश्चित नहीं करूंगा। जैसे उसमें तो मैंने कर दिया था लेस देन इक्वल 4, बट इसमें नहीं करूंगा क्योंकि डॉट लगा दिया, तो जितने नेचुरल वैल्यू पुट करेंगे वैसे ही चलती रहेगी। अब 1 पुट करके देखो, 3 माइनस 3 0 आ गया। 2 पुट करो, 3 इंटू 2 6 माइनस 3 3 आ गया। 4 पुट करो, 12 माइनस 3 9 आएगा। तो ऐसे चलता रहेगा, तो ये इसकी क्या होगी, स्टैटिक बिल्डर। तो ऐसे निकल जाएगा। सर यहाँ पर ऐसे क्यों लिखा हुआ कि n बिलोंग्स टू जेड? कहाँ पे, ये ऊपर वाले में, ये यहाँ बेटा मैंने अलग टाइप से बनाया और इसने अलग टाइप से बनाया। इसने कहा है कि n बिलोंग्स टू जेड, जेड का मतलब इंटीजर्स को बिलोंग करता है, बट इसने बाद में लिख दिया, ये रॉन्ग लिखा हुआ है, नीचे लिख दिया होल नंबर, क्योंकि यहाँ होल लेना था, ये थोड़ा रॉन्ग लिख दिया इसने इंटीजर्स के लिए जेड। ये तो ये है, हाँ इसने ये लिखा है कि बिलोंग्स टू जेड इंटीजर्स, और यहाँ लिखा है देखो n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी नेगेटिव नहीं लेगा, फिर इंटीजर्स लिख दिया तो इंटीजर्स से जो पॉजिटिव नंबर है वो लेगा। तो इससे अच्छा है कि इन कंफ्यूजन में फंसने की बजाय आप मैंने जो बताया वो मेथड सही रहेगा कि आप देखो कि अगर पॉजिटिव ले रहा है जितने भी, तो वो नेचुरल नंबर है, सीधी सी बात है। पॉजिटिव वाले क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, तो काउंटिंग नेचुरल नंबर से 1 से स्टार्ट होगी, तो बस नेचुरल नंबर लिखो आप, ठीक है। और यहाँ इसने जेड इसलिए लिखा है कि इंटीजर्स है, फिर इसने ये भी कंडीशन दे दी कि वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब क्या होगा कि वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे ना कि नेगेटिव इंटीजर। फिर नीचे इसने लिख दिया कि वो होल नंबर होगा। इसने थोड़ा सा अलग बताया और मैंने अलग बताया था। ये यहाँ डायरेक्ट सीधा बता रहा है, मैंने आपको एपी सीरीज बना के बताया है, क्योंकि एपी सीरीज में आपको दिक्कत नहीं होगी, एक ही सारे क्वेश्चन एक ही टाइप से हो जाएंगे। और इसके अकॉर्डिंग करोगे तो हर एक टाइम में ये थोड़ी अलग अलग कंडीशन बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आप, अब जैसे नेक्स्ट है, ऊपर देखो 1 1 1 लिखा हुआ है, ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे देखिए आप क्या लिखा हुआ है, 1, आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2, फिर लिख सकते हो 1/2 की पावर 3, फिर लिख सकते हो 1/2 की पावर 4, फिर 1/2 की पावर 5, और फिर 2 की पावर 6। ऐसे कैसे लिखा हुआ? आपने 10th में सिर्फ एपी सीरीज किया था, जब आप +1 में हो तो आपका एक 9th चैप्टर है, वहाँ एपी सीरीज के साथ साथ जीपी सीरीज भी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी सीरीज भी है वहाँ पे। तो उसका मतलब क्या होता है, जैसे एपी सीरीज में कॉमन डिफरेंस होता है, वहाँ पे कॉमन रेशियो होता है, कॉमन रेशियो, उसको ना रेशियो बोलते हैं, कॉमन रेशियो, ठीक है। तो उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से। वो कैसे होता है, जैसे इसमें कॉमन डिफरेंस आप माइनस करके निकालते हैं, उसमें कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, A2/A1, यानी आगे वाली टर्म में से जस्ट उसके पीछे वाली टर्म को डिवाइड कर दो। रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो आगे वाली टर्म में से जस्ट उसके पीछे वाली टर्म डिवाइड कर दो, वो क्या हो जाता है, रेशियो। और एपी सीरीज में क्या होता था, आगे वाली टर्म में से जस्ट पीछे वाली टर्म माइनस कर दो तो डिफरेंस, माइनस का डिफरेंस होता है, रेशियो का मतलब डिवाइड होता है। तो ये जीपी होता है। ये क्या होता है, अगर उनका कॉमन रेशियो एक जैसा आ रहा है तो वो जीपी सीरीज है, अगर कॉमन डिफरेंस एक जैसा आ रहा है तो वो एपी सीरीज होती है। अब यहाँ आपने देखा, देखो क्या है कि जैसे ये A2 है और ये A1 है, आपने क्या किया, A2/A1 किया, करो आप, क्या आएगा 1/8, और ये रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, क्या आया 1/2 आ गया। अब आप क्या करोगे, 1/16/1/8 करो, को कट करोगे तो क्या आएगा 1/16, और ये भी कट किया, कितना आया 1/2। तो आप देख रहे हो कि इनका कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल। इसका मतलब ये क्या हो गया, जीपी सीरीज। ये क्या बन गई, जीपी सीरीज बन गई आपकी। कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आएगा, आप करके देखो, 1/8 माइनस 1/4 करोगे कुछ और आएगा, 1/16 माइनस 1/8 करोगे तो कुछ और आएगा। तो वो एपी सीरीज नहीं बन सकती, ये सिर्फ क्या है, जीपी सीरीज। तो जीपी सीरीज में nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए फर्स्ट टर्म आर कॉमन रेशियो और उसकी पावर n-1, ए आर की पावर n-1, आर की पावर n-1 है, ए अलग से मल्टीप्लाई। ये होता है nth टर्म निकालने का फॉर्मूला जीपी सीरीज। तो ये जीपी सीरीज बन गई, तो इसको हमें एक डेफिनेशन में लिखना है। तो nth टर्म निकालनी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 1/4, आर कितना आया था 1/2, इसकी पावर कितना करना है n-1, n-1। अब आप 1/4 को क्या लिख सकते हो, 1/2 की पावर 2, और 1/2
2 कॉमन रेशियो की पावर n-1 था, ये अलग कर दो आप, 1/2 की पावर माइनस अलग कर दिया, ठीक है। n-1 था ना, तो ऐसे था ये n-1, दोबारा लिखो इसको 1/2 n, और यहाँ पे इसको अलग कर दिया 1/2 की पावर माइनस, ऐसे में। तो यहाँ पे ये 2 पावर थी, तो 2 पावर से एक पावर ये माइनस होगी, तो क्या बच गया 1/2, यानी ये बच गया 1/2, और इधर बच गया 1/2 की पावर n। अब बेस सेम है तो पावर फिर ऐड हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा 1/2, और उसकी पावर क्या बन जाएगी n+1। ये nth टर्म आ गई जीपी सीरीज। अब आप यहाँ पुट करके देखो, आप यहाँ पुट करते हो 0 तो 1/2 आता है, लेकिन 1/2 फर्स्ट टर्म नहीं है, तो इसका मतलब 0 इंक्लूड नहीं कर सकते। आप 1 पुट करते हो, 1 + 1, 1/2 की पावर 2 यानी 1/4 हो गया। फिर आप पुट करते हो यहाँ पे 3, तो 1/2 नहीं सॉरी 2 पुट करते, 2 + 1 3, 1/2 की पावर 3 कितना होता है 1/8। आप पुट करते हो 3, 3 + 1 4, 1/2 की पावर 4 कितना होता है 16। तो ऐसे आ रहा है, तो ये जीपी सीरीज an आ गया। तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप लिखोगे ए सेट के अंदर x इज सच दैट x इक्वल 1/2 उसकी पावर n+1। अब आपको कहाँ तक डॉट डॉट लिखा है, यानी n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर, यानी आपने 1 से स्टार्ट करना है, n को 1 से स्टार्ट करना है, तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। तो इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं। अब इसमें बड़ा इजी है, आप देखो कि 1 2 3 4 5 6 जा रहा है, तो इसकी nth टर्म क्या बनेगी n ही बनेगी। अब ये क्या हो रहा है 2 3 4 5 6 7, यहाँ क्या होगा अगर मैं n में +1 कर दूं तो 1th टर्म, इसकी nth निकाल लेना, मैंने डायरेक्ट लिख ली, 2 3 4 5 6 की nth टर्म निकालोगे तो n+1 आएगी, और ऊपर 1/1 + 2 + 3 की nth टर्म निकालोगे तो यही आएगी, यानी ये कंप्लीट nth टर्म बनेगी ये, तो ये आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, हमने कहाँ तक जाना है, देखो 7 बोला है इसे, 7 आना चाहिए, तो आप ऊपर क्या आना चाहिए 6, आप 6 पुट करते हो तो नीचे कितना आता है 6 + 1 7, तो 6/7, यानी n की वैल्यू क्या हो सकती है लास्ट 6 हो सकती है। तो आप क्या लिखोगे कि ए सेट के अंदर x इज सच दैट x इक्वल n/n+1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आ गया। दूसरा n की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि 1 से तो स्टार्ट होना है आपने, और लेस देन इक्वल टू 6, कि 1 से स्टार्ट हुए और 6 तक पहुंचे बस, तो वो इतनी ही वैल्यू आएगी। तो ये इसका क्या बन गया सेट बिल्डर। हेलो, यस बेटा समझ में आ गई है। यस सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी। बस यस सर। क्लास लगनी है अभी, सर वो ना क्विज से करनी थी इसकी केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री। ये तो पहले लगी नहीं है क्लास अभी आपकी, सर अभी लगी तो नहीं, 2 बजे लगी। 2 बजे लगनी है। चलो कोई बात नहीं, फिर कल करें। अभी तो समझ में आ गया ना सेट बिल्डर फॉर्म। अभी ये बताओ कि बोर्ड से यहाँ ठीक है क्या, ऐसे ठीक है। यस। चलो ठीक है बेटे, कोई बात नहीं, चलो फिर कल करेंगे, बाकी एंड कर दूँ मैं अभी। ओके बाय।